वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आपको देंगे कि ईरान का अब नए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान, बड़ा ऐलान ईरान की जानिब से सामने आया है। ईरान का अब नए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान, और इसी ऐलान का इंतजार किया जा रहा था, जिसको कहा जा रहा था कि ये गोल्डन कार्ड है ईरान के पास, वो अब नए हुर्मुज़, और उसको अब खोलने का ऐलान कर दिया गया है ईरान की जानिब से। बड़ी खबर है, अहम खबर है, जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें कि ईरान का अब नए हुर्मुज़ खोलने का बाकायदा ऐलान सामने आया है। और इससे मुतालिक जैसे ही तफसीलात सामने आएंगी आपको और भी अपडेट करेंगे। अभी की इत्तलात ये हैं कि ईरान का अब नए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान सामने आया है। आपको अपडेट करें, ईरान का अब नए हुर्मुज़ खोलने का ऐलान। लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अब नए हुर्मुज़ खोल रहे हैं। अब्बास इराक्ची की जानिब से ये स्टेटमेंट सामने आई है कि लबनान में जंगबंदी के बाद तिजारती जहाज़ों के लिए अब नए हुर्मुज़ को खोला जा रहा है। वज़ीर ख़ारिजा हैं ईरान के अब्बास इराक्ची, जिनकी जानिब से ये बड़ी स्टेटमेंट सामने आई है। जंगबंदी के बाकी दिनों में अब नए हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। अब्बास इराक्ची की जानिब से ये बताया गया है। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहली ही निशानदही की गई है, अब्बास इराक्ची की जानिब से बताया गया है। तो आपको अपडेट करें कि ईरान का अब नए हुर्मुज़ खोलने का बड़ा ऐलान सामने आया है। लबनान में जंगबंदी के बाद अब नए हुर्मुज़ खोल रहे हैं, अब्बास इराक्ची की जानिब से ऐसा बताया गया है। जंगबंदी के बाकी दिनों में अब नए हुर्मुज़ मुकम्मल खुला रहेगा। तिजारती जहाज़ों के रास्ते की पहले ही निशानदही की गई है। याद रहे कि ये वो अब नए हुर्मुज़ है जिस पर डेडलॉक था अमेरिका का ईरान के साथ, और इसी को खोलने का ऐलान किया गया है अब ईरान की जानिब से। अब्बास इराक्ची का ट्वीट इस वक्त समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है, और समाजी राबते की वेबसाइट एक्स का इस्तेमाल करते हुए अब्बास इराक्ची ने, वज़ीर ख़ारिजा है ईरान के, उन्होंने बड़ा पैगाम दिया है, बड़ा ऐलान किया है। अब नए हुर्मुज़ को खोलने का बाकायदा ऐलान ईरान की जानिब से कर दिया गया है। लबनान में जंगबंदी के बाद अब नए हुर्मुज़ खोल रहे हैं। मंसूर जाफर साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बेहद शुक्रिया मंसूर साहब ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ये अभी तक की बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर है, सर क्या कमेंट करेंगे? जी, ये ऐलान मैं समझता हूँ शायद उसी बात की रीइटरेशन है जो ईरान पूरी इस जंग के दौरान ही करता रहा है कि हमने अब नए हुर्मुज़ को बंद नहीं किया था। ये बुनियादी तौर पे एक एक्टिव वॉर जोन होने की वजह से मुख्तलिफ जहाज़ जो हैं अपनी इंश्योरेंस कंपनियों और अपने अपने ममालिक के हिदायत की रोशनी में जो है वो यहाँ से गुजरने से एतराज़ कर रहे थे। ये अब नए हुर्मुज़ हर वक्त खुली रही है, और आपने देखा कि इस जंगबंदी से पहले भी बहुत सारे जहाज़ वक्तन फवक्तन गुजरते रहे हैं। और अब यकीनन इस ऐलान के बाद इस बात का समझता हूँ बहुत ही जैसे साई ऑफ रिलीफ पूरी एक शिपिंग इंडस्ट्री जो है वो लेगी। और उसके साथ साथ जो इस वक्त इजलास बरतानिया के वज़ीर आज़म और फ्रांस के वज़ीर आज़म तकरीबन 40 मुल्कों के नुमाइंदों के साथ एक वर्चुअल इजलास कर रहे हैं, शायद उनके लिए ये बहुत बड़ी खुशखबरी होगी कि वो जिस इशू को एड्रेस करने के लिए, जो मुश्तरका हिकमत अमली तरतीब देने के लिए अपनी लेट एफर्ट्स जो है वो शुरू कर रहे थे, तो उस एफर्ट से यानी उस मुज़ाकरात के हतमी नतीजे पर पहुँचने से पहले ही ईरान ने ये खुशखबरी उन्हें सुना दी है कि वो अब नए हुर्मुज़ खुली है, कि जिसे दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने बहुत बड़े मिडिल ईस्ट का जो लाडले हैं उसके साथ, और अमेरिका के बहरी बेड़े जो हैं वो इसके करीब आके दोबारा दूर जाते रहे। तो ये कम से कम इस बात का वाज़ेह सबूत है कि ईरान ने अपनी इस स्ट्रेटेजिक जो आबना थी उसको किस तरीके से सेफगार्ड किया, किस तरीके से उसको उन्होंने जंग की बाई प्रोडक्ट के तौर पे अपने हक में इस्तेमाल किया। और यकीनन इसका जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट, एक फॉल आउट जो है वो पूरी दुनिया की मईशत, हर तरह की तरसील और ख़ासतौर पे जो सप्लाई चेन को तहवाना करने की सूरत में दुनिया को देखना पड़ा। यकीनन पाकिस्तान भी उसका मुतासरीन की फहरिस्त में शामिल है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस ऐलान के बाद कम से कम एक बहुत बड़ी बोन ऑफ कंटेंशन जो समझी जा रही थी कि शायद जो एक हतमी डील की राह में सबसे बड़ी रुकावट है, क्योंकि न्यूक्स के हवाले से तो जो इस वक्त हमारे फील्ड मार्शल तेहरान में मुज़ाकरात जिस नौयत की निगोशिएशन कर रहे हैं, उसको देख भी ये तसल्ली हो रही है कि वहाँ पर भी उस नुक्ते पर भी कोई ना कोई ऐसी दरमियानी राह जो है वो तलाश कर ली गई होगी कि जब आने वाले दिनों में वो वापस तशरीफ लाते हैं और अपना वज़ीर आज़म साहब और बैठ के नोट्स एक्सचेंज करते हैं, तो जो तैयारियां इस वक्त इस्लामाबाद में और ख़ासतौर पे कैपिटल में देखने को मिल रही हैं वो नवीद इस बात की है कि शायद डोनाल्ड ट्रंप साहब को इस बार जो है एक 10वीं जंग रुकवाने का जो तमगा जो है
वो इस्लामाबाद में उन्हें मार्गला एवेन्यूज में जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत अता करेगी। अगर उन्हें नॉर्वे ने जगह अता नहीं किया तो वो परेशान ना हो जाता है इस बात। सही, ठीक है। मंसूर साहब साथ रहिएगा। हारिस नवाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं, जौहर सलीम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों का बेहद शुक्रिया। हारिस साहब आपकी तरफ आती हूँ। अब तक का ये एक बड़ा ऐलान है और यही वो गोल्डन कार्ड है जिस पर यह कहा जा रहा था कि ईरान अच्छे तरीके से प्ले कर रहा है या ईरान ब्लैकमेल कर रहा है अमेरिका को, ये बात की जा रही थी और अब इसी आपने हुर्मुज को खोलने का ऐलान कर दिया बाकायदा। ये ईरान ने बहुत अच्छा कार्ड खेला है। दे पे इवन आई वुड से कि उसको अमेरिका को बैकफुट पे कर दिए। दे हैव नो रीजन आउट से, कोई और अब उनके पास रीजन नहीं रह गए हैं। बहुत सोच समझ के और आई मिस गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर कि वो मौजूद हैं। आई एम श्योर उन्होंने भी इसमें उनको काफ़ी हद तक समझाया होगा। और अभी भी जिससे हमने ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया, दुनिया की जो एक परेशानी थी वो दूर हो गई। दुनिया का एक हर वक्त एक डर था कि इकोनॉमिक क्राइसिस हो जाएंगे, एनर्जी क्राइसिस हो जाएंगे, वो सब खत्म हो गए हैं। इस वक्त ये इतनी अच्छी मूव है, मेरे ख्याल में इसके बाद मुझे 99% लगता है कि तमाम इश्यूज खत्म हो गए हैं, अंडरस्टैंडिंग हो गई है, निटी-ग्रिटी खत्म हो गई है और अब इंशाल्लाह इस्लाम अकॉर्ड होगा और वो एक बहुत बड़ा फैदर होगा प्रेसिडेंट ट्रंप के कैप में कि उन्होंने इस मामले को खत्म शक्ल दे दी। सही, ठीक। हारिस साहब साथ रहेगा। जौहर साहब आपकी तरफ आती हूँ। आपने हुर्मुज का खुलना यकीनन हर मुल्क इसको अप्रिशिएट करेगा। सर, बड़ी बड़ी सिटिंग्स हुई अभी हमारे जो आर्मी चीफ हैं, हमारे जो आसिम मुनीर साहब हैं वो भी मौजूद हैं तेहरान में, वजीर आजम भी मौजूद हैं। ये अहम दौरे, अहम सिटिंग्स, उसी का नतीजा आपको लगता है? जी बिल्कुल, इसमें पाकिस्तान की जो डिप्लोमेसी है और वो भी जो हाईएस्ट लेवल पे इस वक्त चल रही है, उसने बिल्कुल बहुत पिविटली कंट्रीब्यूट किया है, बहुत उसका हिस्सा है उसमें। और मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ये दुरुस्त सिमत में एक सही कदम है। ईरान को बिल्कुल इसी तरह करना चाहिए और इससे ये भी पता चलता है कि चीज़ें आगे बढ़ रही हैं और एक जो है ना हम एक मुस्बत जो है उस कल्मिनेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये जो मुज़ाकरात इंशाल्लाह जब नेक्स्ट राउंड होगा, लेकिन इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि ये जो क्योंकि इस वक्त जो चीज चल रही थी वो क्या थी, ईरान के जो आबनाए हुर्मुज पे जो इतना लेवरेज था, तो उस पे अमेरिकन ने जब ये ब्लॉकेड किया तो उस ब्लॉकेड का सारा फोकस इसी। सही, ठीक, बिल्कुल। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया अब्दुल्ला साहब वक्त देने के लिए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस वक्त तेहरान के दौरे पर हैं और उन्होंने जब दौरा ये किया तभी हमें बड़ी एक्सपेक्टेशंस थी कि हमारे बड़े वहां पर जा रहे हैं तो कुछ पॉजिटिव खबर आएगी और वो खबर आ भी गई। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, आपने हुर्मुज को खोलने का बाकायदा ऐलान हुआ। सर, कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महक साहिबा, अब तो आपकी महक की वजह से आप देखें आबनाए हुर्मुज पाकिस्तान की काविशों से महकने लगी, अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे ख्याल में इसमें फील्ड मार्शल साहब का एक बहुत बड़ा किरदार है, बल्कि सबसे बड़ा किरदार, क्योंकि जो सूरत हाल थी उसको बताना बड़ा जरूरी था कि अपने जो ईरानी भाई हैं उनके जो मुश्किलात हैं, तकालीफ हैं, उनका वहाँ सोचना, उनसे बात करना, उनका अजाला करने का लाहे अमल बताना, ये एक मुश्किल मरहला है। इट्स नॉट एन ईजी जॉब। और इस टाइम पे आबनाए हुर्मुज खुलने से न सिर्फ खलीजी ममालिक को कितना अच्छा पैगाम ईरान ने दिया है, और इससे ये साबित होता है कि ईरान ने जो बात कही थी कि जनाब आबनाए हुर्मुज पर उनका कंट्रोल है, तो आबनाए हुर्मुज उनके कंट्रोल में थी और आइंदा भी रहेगी, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और चीन के जो वजीर दिफा हैं एडमिरल डोंग जन, उन्होंने भी इस बात को कहा था कि ये आबनाए हुर्मुज मुकम्मल ईरान के कंट्रोल में है। मैं ये समझता हूं कि अभी इस टाइम पे आबनाए हुर्मुज खुलने पे जो अभी ताज़ा तरीन मेरे सामने फिगर्स आई हैं, ब्रेंट ऑयल के अंदर और दीगर जो कंपनीज हैं उनके अंदर बाकायदा 5% कमी आई है फ्यूल की कीमतों में, जो कि एक बड़ी खुशाइंद बात है। दूसरी जानिब P&L क्लब जो है, जो कि थर्ड पार्टी इंश्योरेंस फराहम करता है, प्रोटेक्शन एंड लायबिलिटी क्लब, वो कहता है कि अगर ये जंग जैसे अभी बंद हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, तो इससे वो ये कहते हैं कि इवन अगर ये हो भी जाए तो उनको शिपिंग लाइनर्स को इंश्योरेंस फराहम करने में तकरीबन 12 से 24 माह दरकार हैं,
जो कि जाहिर है एक लंबा टाइम है, लेकिन बहरहाल इससे जो शिप वहां फंसे में हैं उनके लिए एक ये खुशाइन बात है। पाकिस्तान का इसमें एक कलीदी किरदार है और अब्बास इराक़ची साहब की जानिब से ये बात आना यकीनन एक दुनिया के लिए राहत का पैगाम है। याद रखें कि ये तब चीजें आ रही हैं जब फील्ड मार्शल वहां मौजूद हैं और साथ ही साथ ईरान ने जब 4 नुकाती फार्मूला शेख खालिद को दिया, जो अपने सरकारी दौरे के ऊपर चीन गए हुए थे और सदर शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हुई। तो ये वो चीजें हैं जिनको अगर हम सामने रखें तो लगता यह है कि दुनिया लुक वेस्ट पॉलिसी से लुक ईस्ट पॉलिसी की जानिब रवां दवा है। और यही ये जो शफल हुआ है ना, एकदम से जो शिफ्ट हुआ है, इस पे बात करना बड़ा जरूरी है। हारिस साहब, जैसा कि अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने भी जिक्र किया इस शफलिंग का, आप मुझे ये बताएगा कि ये जो शफलिंग है पाकिस्तान के लिए तो बेहतर है, क्योंकि सिक्योरिटी प्रोवाइडर आने वाले वक्त में हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान या तुर्की की तरफ अब दुनिया की नजरें होंगी। डेफिनेटली जिस तरीके से ये मिलिट्री डिप्लोमेसी फील्ड मार्शल आसमानी ने की है, आई थिंक दुनिया इसको याद रखेगी। पाकिस्तान तो खैर कभी भूल ही नहीं सकता, और पाकिस्तान को जो कलीदी किरदार अदा किया है, जिस अच्छे तरीके से खुशखूबी से खलूस दिल से और सिंसियरिटी से काम किया है कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल से आसमानी 2-3 दिन से ईरान में है, इससे देखने की वो कितनी कोशिश की है कि दुनिया तबाही के दहाने से वो खींच के लिए आए हैं। 100 बार लोग बात करते हैं वो खत्म हो गई है। और फिर ये जो ईरान है एक इन्होंने मूव किया कि उसको खोल दिया, इससे मेरे ख्याल में तमाम ये दुनिया को पता चल गया ईरान वांट्स पीस, ईरान डजंट वांट वॉर। अब कोई रीजन नहीं है अमेरिका के पास कि बाकी बातें ईरान की जो जायज है वो ना मानी जाए, और कान बी नॉट गिवन टेक विल बी डन, और मेरे ख्याल में सब कुछ हो चुका है। दिस इज द लास्ट इरिटेंट जो खत्म हो गया। इसके बाद मुझे पूरा यकीन है इंशाल्लाह कि 2-3 दिन के अंदर इस्लामाबाद की डेट आ जाएगी। दे विल कम टू इस्लामाबाद, ड्राफ्ट बनेगा, फाइनल होगा। जब फाइनल होगा तो मुझे यकीन है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प, उसके बाद ईरान के प्रेसिडेंट, उसके बाद तुर्की के प्राइम मिनिस्टर, इजिप्ट की और सऊदी अरब के वलीद, ये सब आएंगे पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के लिए एक तारीखी लम्हा होगा, तो हमेशा पूरी दुनिया इसको याद रखेगी। बिल्कुल ऐसा ही है, और रखना भी चाहिए, क्योंकि हमारा किरदार इतना पॉजिटिव है। हम चाहते हैं कि हर वो मुल्क जो कि आपस में लड़ रहा है टेबल टॉक कर ले। और अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, यही हमारी कोशिश तब रही थी जब हमारा इंडिया के साथ मामला खराब हुआ था। हमने कहा था कि आए मुज़ाकरात करें, अफगानिस्तान को भी यही कहा था, हमने अमेरिका और ईरान के साथ भी यही मामला किया कि आप बैठें टेबल टॉक करें, क्योंकि दुनिया में बड़ी बड़ी जंगें बातचीत से हल हो जाती हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, अभी खबर आई जब ये कि आबना हुर्मुज़ को खोल दिया गया, तो एकदम से मेरे माइंड में एक सवाल ये आया कि आर्मी, हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, उनका कितना जाना नेक साबित हुआ वहाँ पर। फिर सऊदी अरब में शहबाज शरीफ हमारे वज़ीर आज़म मौजूद, फिर उन्होंने कतर गए वो, फिर आज वो तुर्की गए। तो अब्दुल्ला साहब, अगर इन डॉट्स को हम कनेक्ट करें तो ऑल ओवर क्रेडिट तो पाकिस्तान के पास आ रहा है। विन विन सिचुएशन, अमेरिका कहे कि मैं विन हूं, ईरान कहे मैं विन हूं, लेकिन सर अब ये तो एक्सेप्टेबल बात है कि हम विन कर रहे हैं। ये एक ऐसा समा है जिसके ऊपर हम सारे ही महसूस हो रहे हैं। आपके चेहरे पे जो खुशी है वो असल में पाकिस्तान की कामयाबी की खुशी है, इसकी गमाजी है। देखिए, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है कि एक अच्छा फील्ड मार्शल जहां जंग जीत के दिखा सकता है, वहां वो आलमी अमन के अंदर जंगें रोक के भी किरदार दिखा सकता है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, एंड आई बिलीव कि ही इज गोइंग टू फेच द फर्स्ट नोबल पीस प्राइज, जो कि अमन का मिलेगा एक ऐसे फौजी को जो जंग नहीं कर रहा बल्कि जंग रोक रहा है। दूसरी जानिब भारत, देखिए भारत का आपने नाम ले लिया, अभी देखें मुझे वजू करना पड़ जाएगा नरेंद्र मोदी का नाम लेने से, तो मैं ये समझता हूं कि इस टाइम पे भारत का एक ही किरदार है और वो है नो रोल। देयर इज ओनली वन रोल फॉर भारत एंड दैट इज नो रोल। गुल साहब, आपको रोकते हैं, यहाँ पर एक और बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात में नई पेशरफ्त हुई है। अमेरिकी मीडिया का ऐसा रिपोर्ट करना है वाशिंगटन $20 अरब के मुंजमद ईरानी असासे जारी करने पर तैयार हो गया है। आपको बताएं कि बदले में ईरान अपने अफजूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होगा। अमेरिकी मीडिया ये रिपोर्ट करता है यूरेनियम को किस तरह संभाला जाएगा, इस पर इख्तलाफात है। ईरानी जौहरी प्रोग्राम को रोकने की मुद्दत पर भी इख्तलाफात
सामने आए हैं। डॉक्टर जमील साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मलिक साहब, सबसे पहले आपका कमेंट लूंगी। नदीम मलिक साहब, क्या कमेंट करेंगे? दो बड़ी खबरें, आबना हुर्मुज़ का खुल जाना और फिर अफसूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होने की खबर जो कि अमरीकी मीडिया ब्रेक कर रहा है। दोनों बहुत बड़ी खबरें हैं जी, क्योंकि ईरान के हवाले से ये था कि उनकी एक रेड लाइन है, वो अपना अफजूदगी का प्रोग्राम तो तरक करने पे आमादा है, सिविलियन यूज तक उसको महदूद करके, लेकिन वो ये था कि 450 किलो जो उनके पास 60% तक अफजूदा यूरेनियम है वो देने पे आमादा नहीं है। तो बजाते खुद ये बहुत बड़ी खबर है। और दूसरी तरफ वो जो सीज फायर की रिमेनिंग पीरियड वो हैं तो जस्ट फ्यू डेज, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप फॉरवर्ड पीस की डायरेक्शन में एक बड़ा कदम है। आप ये समझिए कि एक कदम उठा लिया गया अमन की तरफ, आबना हुर्मुज़ को जो खोलने का ऐलान है अब्बास अराक्ची साहब का। तो इसका मतलब ये है कि जो फील्ड मार्शल के साथ जो इनकी मुलाकातें हुई हैं कालीबॉफ की और बाकी ईरानियन सीनियर ऑफिशियल्स की, वो स्टेप बाय स्टेप अप्रोच की तरफ बढ़ने का एक अमल है, जिसकी तरफ ये बड़ा कदम दोनों हम जो खबरें सुन रहे हैं, एक आबना हुर्मुज़ का खुल जाना, अमेरिका से ये ऐलान कि वो उनके फ्रोजन एसेट्स को अनफ्रीज कर देगा। तो इसी तरीके से अगर ईरान आमादगी जाहिर करता है न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, तो मेरे ख्याल में जल्द ही हमें अमेरिका से सैंक्शन खत्म होने का ऐलान भी जल्दी सामने आना चाहिए, क्योंकि ये सारा एक ही प्रोसेस का हिस्सा है, मुख्तलिफ उसके मराहिल हैं, कौन सा पहले आता है कौन सा बाद में आता है, सिर्फ उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बड़ी पेशरफ्त है, अमन की तरफ बड़ी पेशरफ्त। जी सही, ठीक है मलिक साहब साथ रहेगा। डॉक्टर जमील खान साहब भी हमें ज्वाइन किए हुए हैं। डॉक्टर साहब आप फरमाएगा, जैसा कि मलिक साहब कह रहे थे कि अमन की तरफ एक बड़ा अहम कदम है ये, और ये कदम उठाया ईरान ने, सालिसी का किरदार पाकिस्तान ने अदा किया। हमारे फील्ड मार्शल तेहरान में मौजूद हैं। सर, हमें याद है कि गुज़िश्ता रात एक बड़ी मुलाकात हुई थी ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान की और फील्ड मार्शल की, उसी मुलाकात का नतीजा है ये? जी, उस मुलाकात के अलावा भी और बहुत सारी मुलाकातें यकीनन हुई हैं ईरान में जब फील्ड मार्शल गए, और सबसे कलीदी दौरा यही था। और मिलिट्री डिप्लोमेसी की ये जो मूव है और ये जो कामयाबी है, और जिस अंदाज में इस कामयाबी को यहाँ तक मिलिट्री डिप्लोमेसी की वजह से पहुंचाया गया है ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी ने, वो टेक्स्ट बुक में अब पढ़ाया जाएगा, क्योंकि ये दुनिया का एक छोटा मसला नहीं था। दौरे हाजिर में ये दुनिया का सबसे बड़ा मसला था। दुनिया सोच नहीं सकती थी कि आबना हुर्मुज़ ये तो एटम बम से ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर गया। आबना हुर्मुज़ बंद होने से पूरी दुनिया दर्द में आ गई, अचानक दर्द में आ गई, मईशत खराब होना शुरू हो गई, रिसेशन शुरू हो गया। ये आज की बात है, IMF कहता है रिसेशन शुरू हो गया इधर से, और ये कब तक और मामलात ये खराब होते रहते। सिर्फ एक ऑयल की प्राइस नहीं थी, हीलियम की वजह से दुनिया में जितने हिस्से पुर्जे और इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, इलेक्ट्रिक कार्स हैं, उनके मसाइल पैदा हो गया। सल्फर की वजह से तांबा पीतल जो है उसको प्रोसेस करना बंद हुआ, जिसकी वजह से बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक और उसके अलावा व्हीकुलर जो हमारी पूरी मूवमेंट बंद हो रही है। और उसके साथ साथ फर्टिलाइजर जो 30% है, उसकी वजह से दुनिया में बुआई का जमाना है अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका में, और उसमें अगर उनको फर्टिलाइजर नहीं मिलता है तो 30% कहत तो वैसे ही पड़ना शुरू हो जाएगा। तो ये जो सारी चीजों का अगर अहाता करें, और अगर आप बात करते हैं ईरान की, आपकी चैनल पे मैंने कहा था कि आबना हुर्मुज़ को खोलना इतना बड़ा मसला नहीं है, मसला वही एनरिचमेंट का और 450 किलोग्राम 60% जो अफजूदा मटेरियल था उस पर आके बात अटकी हुई थी, और वो भी मैंने बताया था आपके चैनल्स पर, और बाकी यकीनन आपके जो तजिया निगार है बताते रहे। वो ये हुआ था, अगर 2015 की बात करें या अब की बात करें या उससे पहले की बात करें, तो नेतन्याहू इसी बात पर बज़िद था एनरिचमेंट पर। लेकिन हुआ क्या, एक तो हमारी कोशिशें काविशें, जो हमारी उड़ान जो फॉरेन पॉलिसी की शुरू हुई, जिससे एक एतमाद बना, उस एतमाद के बाद ये हमें मौका मिला, उस मौके को हमने खुश असलूबी से निभाया, और खुश असलूबी से निभाने में हमने दुनिया को बताया कि मिलिट्री डिप्लोमेसी किताब में तो पढ़ाई जाती है, उसका प्रैक्टिकल अंदाज ये है, ये हमने दुनिया में बताया। और अब जिस तरह मेरे दोस्त अब्दुल्ला गुल साहब फरमा रहे थे, दुनिया में 3 जनरल आज तक हैं दुनिया की तारीख में। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको यहाँ पर रोकेंगे। एक बड़ा ट्वीट आ रहा है जिससे मुतालिक आपको बताएं कि ट्रंप का आबना हुर्मुज़ खोलने पर ईरान से इजहार तशक्कुर, शुक्रिया ईरान। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर यह पैगाम, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं
कि ट्रंप का अब नए हुर्मुज़ खोलने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। सुपर पावर अमेरिका जिसके सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एक ट्वीट किया है और उस ट्वीट में उन्होंने बाकायदा ईरान का शुक्रिया अदा किया है। लिख रहे हैं कि शुक्रिया ईरान। अमेरिकी सदर का सोशल मीडिया पर यह पैगाम जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। और ट्रंप का आबना हुर्मुज़ खोलने पर ईरान से इजहार तशक्कुर। ये जो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से शुक्रिया किया है वो ट्वीट इस वक्त समा अपने नाज़रीन को दिखा रहा है और बाकायदा तौर पर ईरान का शुक्रिया अदा किया गया है। अमन की जानिब एक कदम ईरान ने उठाया, इसका सालिस है पाकिस्तान और इस पर अब शुक्रिया हमें करता नजर आ रहा है अमेरिका। और अब हम आपको दिखाते हैं और बता रहे हैं आबना हुर्मुज़ की जरा डिटेल। आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की आमदोरफ्त शुरू हो गई है। आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों की लाइव ट्रैकिंग इस वक्त समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। ये लाइव ट्रैकिंग है, यानी जहाज़ों की लाइव ट्रैकिंग शुरू हो गई है। इस पे हमें अल्हम्दुलिल्लाह इसलिए कहना चाहिए क्योंकि इससे मईशत बहुत मुतासिर हो रही थी, रिसेशन बढ़ रहा था, दुनिया की मईशतें तबाही के दहाने पर थी और पाकिस्तान की सालिसी की कोशिश इस तरीके से काम आई कि आबना हुर्मुज़ जिसको कहा जा रहा था कि खोला जाए, अब अल्हम्दुलिल्लाह वो खुल चुकी है और आबना हुर्मुज़ पर इस वक्त लाइव ट्रैकिंग जारी है जिसके मनाजिर समा अपने नाजरीन को दिखा रहा है। नदीम मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, यकीनन ये वो लम्हा है जिसमें मैं भी शुक्र अदा कर रही हूँ और बहुत सारे लोगों ने भी किया होगा क्योंकि मईशत को नुकसान पहुंच रहा था, रिसेशन बढ़ रहा था, लोगों के लिए मसाइल पैदा हो रहे थे और हर मुल्क की एक ही कोशिश थी कि ये खुल जाए और पाकिस्तान की कोशिशें, पाकिस्तान की सालिसी आज काम भी आ रही है। शुक्र है कि ट्रंप के मुंह से कोई अच्छे अल्फाज निकले हैं क्योंकि अभी तक उनकी कोशिशों से सिर्फ मार्केट में आग ही लगती रही है, तबाही होती रही है। तो अगर कोई अच्छे अल्फाज उनके मुंह से निकले तो उसका भी शुक्रिया अदा उनका भी करना चाहिए कि बहुत मेहरबानी आपकी। ट्रंप के जितने बयान थे उससे ऑयल प्राइसेस दुनिया में इनको आग लगी हुई थी। तो अभी मुझे किसी ने एक छोटा सा कॉमेंट शेयर किया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा ट्रंप के बयान से $100 के ऊपर तेल की कीमत गई थी, अब्बास अराक्ची के एक स्टेटमेंट से 10% नीचे आ गई है। तो इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। $100 से सीधा 85 पे आ गई है, कोई 10-12% डिक्लाइन आ गई है। आज इनके एक ट्वीट के बाद ये बात राखी के पिछले लास्ट फ्यू मिनट्स या आवर्स कपल ऑफ आवर्स के अंदर ही 10% रिडक्शन है इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस में। WTI जो अमेरिकी खाम माल, अमेरिकी मंडी का तेल है, उसकी कीमत में इतना डिक्लाइन है। तो ये पीस की तरफ जैसे जैसे एक कदम उठाएंगे वैसे वैसे मार्केट स्टेबलाइज होनी शुरू हो जाएगी। एकदम से दोबारा $60 पे तो जाने का इम्कान नहीं है, इट विल टेक सम टाइम, लेकिन मार्केट में इस्तेहकाम आना शुरू हो जाएगा। वो जो रोजाना 100 से ऊपर जाती थी, 102, 104, 110 को टच करती थी, अगर ये पीस एग्रीमेंट जल्द साइन हो जाता है तो होपफुली ये बिलो 80 सेटल हो जाएगी प्राइस किसी लेवल के ऊपर। ट्रंप के बयान से एक चीज और भी जाहिर होती है कि ये बड़ी सिंक्रोनाइज स्टेटमेंट्स है। एक ऐलान आता है तेहरान से तो दूसरा ऐलान आता है वाशिंगटन से। तो ये इसी तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे हैं। मेरे ख्याल में यही वो प्रपोजल है जो फील्ड मार्शल ने वाशिंगटन को भी दी है और यही वो प्रपोजल है जो उन्होंने तेहरान को भी दी है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करें, एक दूसरे के साथ एक एक कदम उठाएं, पीस की तरफ बढ़े, एक एक कदम आगे बढ़ेंगे तो दूसरे को एतमाद आएगा। तो ये अब्बास अराक्ची की स्टेटमेंट के फौरन बाद उधर से अगर शुक्रन का बयान आ गया तो अब तवक्को रखें कि बाकी भी कुछ अच्छे बयान सामने आएंगे जिसमें एसेट्स को डिफ्रीज करना और सैंक्शंस की रिमूवल भी शामिल है। तो बड़ी अच्छी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। अल्लाह करे कि ये पेशरफ्त सही समत में ही आगे बढ़े। तो दरमियान में डर लगा रहता है कि वो जो स्पॉइलर है बहुत बड़ा इसराइल, वो कोई ऐसी साजिश ना करे कि कोई मिसाइल पैदा कर दे। बहुत तेजी के साथ इन्हें अब आगे बढ़ जाना चाहिए, ज्यादा इसको ताखीर का शिकार नहीं करना चाहिए। जी सही, ठीक। हारिस साहब आपकी तरफ आती हूँ, अभी खबर आ रही है, ठीक है, जमील साहब आपकी तरफ आती हूँ। डॉक्टर जमील साहब मुझे बताएगा, अभी एक खबर आ रही है मार्केट से ये कि WTI खाम तेल 7.25% गिर चुका है। सर डिक्लाइन आया है और जाहिर सी बात है कि चाहते भी यही थे कि डिक्लाइन हो क्योंकि पाकिस्तान में हमने देखा कि जंग तो वहाँ थी लेकिन सफ़र पाकिस्तानी भी कर रहे थे और कहा जा रहा था कि इन्फ्लेशन अब तो डबल फिगर में दाखिल हो गया तो आने वाला वक्त ज़्यादा ख़राब हो सकता है। लेकिन शुक्र है कि ये आबना हुर्मुज़ खुल गई है। सर मज़ीद जो पॉइंट था यूरेनियम अफजूदगी का, उस पर भी ईरान मान चुका है बकौल अमरीकी मीडिया के। अब पीछे क्या चीज रह गई? बाकायदा ऐलान? जी बाकायदा ऐलान और डोनाल्ड ट्रंप की आमद जो खुद उन्होंने कहा कल जब वो हेलीकॉप्टर में चढ़ रहे थे लॉस वेगस जाने के लिए, तो उस वक्त जब अखबारी नुमाइंदों से जब उनकी बात हो रही थी तो उन्होंने खुद इस चीज का अपने जुबानी बताया कि अगर ये डील हो जाती है तो मैं भी वहां जाऊंगा, शायद मैं भी पहुंच जाऊं, जो उसका अंदाज है। लेकिन मेरा अपना तजिया ये कहता है कि वो जरूर आएंगे। और क्यों आएंगे मैं बता दूं, दुनिया जिस दर्द में मुब्तला हो गई थी इसका अंदाजा
जंग छेड़ने वालों को अमेरिका और इजराइल को नहीं था। इजराइल खुद बहुत दर्द में मुब्तला हो गया। अब भी वहां कुछ इलाकों से दिमुना से धुएं उठ रहे हैं, अभी हैफा से धुएं उठ रहे हैं कुछ मकामात पर, अब भी तल अवीव से धुएं उठ रहे हैं। तो ईरान भी, और ईरान के पास अकॉर्डिंग टू इंटेलिजेंस एजेंसीज पब्लिश्ड कि अब भी 50% से ज्यादा उनके पास वो मिसाइल हैं। तो ये सारा इजराइल को भी अंदाजा था, इजराइल को भी थोड़ा, इजराइल बात तो खैर नहीं आएगा, लेकिन उसको भी थोड़ा सा चाहिए था कोई पॉज जिसमें कि वो अपने आप को रीगेन करे। लेकिन बहरहाल इसमें डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत बड़ा किरदार है कि जो उनको अपने अवाम की एक प्रेशर मिला, और उन्होंने खुद बताया अखबारी नुमाइंदों से बात करते हुए कि मुझे एहसास है कि कितनी मईशत की लिहाज से प्रॉब्लम अमेरिका में हो रही है। और अपने कैंपेन में उन्होंने कहा था कि मोबाइल की कीमत गिराऊंगा, और ये तो मामला ही दूसरा हो गया। और आपको मैं बताता चलूं, डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज का बहुत इदराक, और रिपब्लिकन को और अमेरिकन को बहुत इदराक है कि जब भी पेट्रोल की ये क्रूड ऑयल की कीमत $110 से बढ़ी है अमेरिका में पिछले 100 सालों में, तो उस दौरे हुकूमत की, उस वक्त की हुकूमत, चाहे वो रिपब्लिकन की हो या वो डेमोक्रेट्स की हो, तो उनकी 20 से 24 सीटें जो है जाया हो जाती थी, हार जाते थे वो अपने इसमें लोअर हाउस में खासतौर पर, और अपर हाउस में भी। तो वो उसमें मिड टर्म इलेक्शन में हार जाते तो उनकी अक्सरियत टूट जाती। तो चंद कांग्रेस मैन और वुमेन ने कहा था कि हम तो 25th अमेंडमेंट को इन्वोक करेंगे और इम्पीचमेंट का सिलसिला करेंगे। बहुत सारे खतरात वहां भी शुरू हो गए थे। लेकिन वापस मैं इस बात पर आ जाता हूं कि जो ऑयल का मामला है, आपको मुसलसल ये ग्राफ नीचे नजर आता जाएगा। अगले 2-3 दिन आप देखेंगे कि ऑयल अपनी अपनी शक्ल में या उससे कम में आ जाएगा। इसी तरीके से स्टॉक जिस तरीके से गिरा था, उसी तरीके से आप देखेंगे कि तकरीबन 3 ट्रिलियन के करीब इश्तिहाक में गिरावट, स्टॉक्स में गिरावट आई थी। अब दोबारा बढ़ता शुरू आप देखेंगे। तो इन तमाम चीजों को अगर देखें, और फिर बाकी जो मैं जिक्र कर चुका हूं कि जिन जिन चीजों की कमी, खुराक की कमी होने वाली थी, अब शुक्र है कि खाद अब भी मिल जाएगी उन आबादगारों को, उन किसानों को। तो कुछ खुराक में जो 30% कमी होनी थी दुनिया में, उसमें कम अज कम उसका मसला हल हो जाता। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए, आपने मुझसे सवाल किया, सवाल का दूसरा हिस्सा अफजूदगी, यूरेनियम अफजूदगी के बारे में। ईरान ने जब पिछली बार भी जब JCPOA हो रही थी तो रशिया के हवाले किया था ना उन्होंने अपनी अफजूदा शुदा मटेरियल, और रशिया ने उसको डिग्रेड करके वापस उनके हवाले किया था पहले भी। तो ईरान को तो अगर आप इनके स्टेटमेंट देखें, और खासतौर पर आखिरी स्टेटमेंट आप देखें ओमान के फॉरेन मिनिस्टर की, जो कि जेनीवा में जो वो मीडिएट करा रहे थे, और इनरिचमेंट के हवाले से उन्होंने कहा था कि ईरान काफी हद तक राजी हो गया है, लेकिन उसके फौरन उस पर हमला हो गया। जून में भी इसी तरह बात हुई। तो ईरान को इस वक्त, क्योंकि ईरान के 10 पॉइंट्स थे, और दर हकीकत मैं आपके चैनल्स पे बाकी जगहों पर कहता रहा हूं कि दर हकीकत वो 3 पॉइंट हैं, वो पॉइंट्स की रेपिटेशंस है। इसी तरह 15 पॉइंट दर हकीकत 4 पॉइंट है। तो वो मुझे इन चीजों का एक अक्स नजर आ रहा था। तो उस लिहाज से जो हमारी मीडिएशन और जो हमारी तकोदो हुई और जो हमारी शब-रोज मेहनत की गई है, हमारे अकाबरीन ने, अस्करी अकाबरीन ने और हमारे सियासी अकाबरीन ने, और खास तौर पर सर फहरिस्त ऑफ कोर्स ये बहुत जरूरी है मेंशन करना कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब, उनका इस मामले में ईरान में जाना, दिस इज अ चेंज, गेम चेंजर इस वक्त साबित हो रहा है। ईरान में जाना, देखिए अगर कि एक मुल्क जिसे जंग ज़दा करार दिया गया हो, जहां की एयर बेसिस फाल ही ना हो, वहां पर हमारे फील्ड मार्शल जा रहे हैं, और सिर्फ सालिसी हमारी इस हद तक नहीं बल्कि हम वहां पर मुलाकातें कर रहे हैं। हमारे वजीर आजम दूसरे मुमालिक में मुलाकातें कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि हम टेबल टॉक के जरिए मामलात को हल कराएं। जमील साहब, एक और इसमें पॉइंट बड़ा अहम है कि लबनान में जंगबंदी के बाद हमने आबने हुर्मुज खोली है। अब्बास अरागची ने अपने ट्वीट में ये बात मेंशन की है। बड़ा कंसर्न ईरान डे 1 से है लबनान को लेकर। सर, इस पे भी जरा रोशनी डालिएगा। देखिए, अब 10 पॉइंट जो ईरान ने दिए थे हमें और हमने अमेरिका को दिए, और 15 पॉइंट अमेरिका ने जो दिए थे हमें, वो हमने ईरान को दिया, और उसमें फाइन ट्यूनिंग हमने करवाई। हमारे जो इस वक्त मिलिट्री डिप्लोमेसी और ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी के तहत जो शटल डिप्लोमेसी आप देखें, तो उसमें ईरान का पहला नुक्ता अगर आप देखें, निकाल के अपने रिसर्चर्स को कहें, तो उन्होंने जिक्र ही किया था कि इराक, लबनान और यमन में जंग का मुकम्मल खात्मा।
ये कहा था। और फिर इस जो इस्लामाबाद में मीटिंग हुई उसमें भी इसका जिक्र बार बार आया। तो वो नेतन्याहू इस पर तैयार नहीं थे। और ये अमेरिका पर अगर माशी दबाव न पड़ता, अपने अवाम का दबाव न पड़ता और अमेरिका में कांग्रेस का दबाव न पड़ता, रिपब्लिकन उसमें से कुछ ऐसे हैं जो कि उसमें दबाव में आ गए, और उसकी वजह से अगर एक फिजा नहीं बनती, तो एक इजरायली लॉबी के खिलाफ पहली मर्तबा अमेरिका में उन जलसों में नारे लगे हैं। और उस लिहाज से जो पॉपुलैरिटी कम हुई है इजराइल के, जो पहले फेवर में 67% 1923 में थे लोग, अब वो 23 से 25% के करीब रह गए। तो इजराइल को भी इस चीज का, इजरायली लॉबी खास तौर पर अमेरिका में, उसको भी इस चीज का इदराक। तो इन तमाम चीजों का अगर जहन में अपने अहाता करें तो हमें बात समझ आती है कि इस वक्त ये फिजा, पाकिस्तान ने तो खैर इन तमाम डॉट्स को भी जोड़ा होगा, लेकिन साथ साथ जो एफर्ट की तो यकीनन वो सारों को एक निजात का रास्ता मिला, सारों को एक फेस सेविंग का रास्ता मिला। और यही हम चाहते थे, यही सब अच्छी सफारतकारी है कि वो विन विन गेम के तौर पर बिल्कुल डॉक्टर साहब, ईरान भी ये तो अमेरिका उसी दिन से चाह रहा था ना कि एक सेफ एग्जिट मुझे मिल जाए। जब हमारे वजीर आजम ने ट्वीट किया था और कहा था सीज फायर होना चाहिए, गालिबन 15 दिनों के हवाले से जब बात की गई थी, तभी अमेरिका ये चाह रहा था कि एक सेफ एग्जिट मुझे मिले। अब दो ममालिक ऐसे हैं जो कि खित्ते में और पूरी दुनिया में अमन को कायम नहीं रहने देते। आप समझ गए होंगे कि मैं बात कर रही हूँ भारत की, और मैं बात कर रही हूँ भारत के फादरलैंड यानी इसराइल की। तो बड़ी पॉजिटिव खबरें आ रही हैं, बड़ी पॉजिटिविटी हो रही है, और अच्छी बात है कि डेवलपमेंट पॉजिटिव ही होनी चाहिए। अब इसमें क्या दोनों ममालिक की तरफ से कोई शरारत की जा सकती है? इस बात को भी हमें मद्देनजर रखना होगा। नहीं, इजराइल का मैं आपको बताऊं कि रिजीम चेंज वो करवा रहे थे ईरान की, नोट कर लें आप अपने चैनल पर जी। इजराइल में इलेक्शन हो रहे हैं नवंबर में, वो रिजीम चेंज तो उधर होने लगी है। नेतन्याहू ने क्या कमाया, क्या खोया, क्या पाया, मैं बता देता हूं आपको। जो मैं आपको बता रहा था कि वहां जो शहरों में धुएं अभी तक उठ रहे हैं, कभी इजराइल ने सोचा था? नेतन्याहू तो अपने कौम को कहता था, वो कहता था कि आपको तो हमने आयरन डोम दिया हुआ है, हम तो दुनिया की मजबूत तरीन, हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम को तो कोई ना मिसाइल, ना कोई बम, ना कोई और चीर के बाहर निकल सकता है और हमारी तरफ आ सकता है। तो वो गरीब जिनकी कि सिर्फ 70 लाख की 7 मिलियन की उनकी आबादी है, 70 लाख की यहूदियों की, बाकी उसमें 20 लाख फलस्तीनी मुसलमान हैं और बाकी कौमों के लोग हैं, मजाहिब के लोग हैं। तो 70 में से तो आधे तो 5 लाख के करीब तो जून में भाग गए थे मुल्क छोड़ के कि भाई हम अपने अपने मुल्क में जा रहे हैं, यहाँ तो बंकरों में रहना पड़ता है। 23 घंटे बंकर में ऊपर नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर आते हैं कभी नीचे। बंकर में तंग हो गई थी पूरी कौम, इजराइल भी। तो वो तो हार गया इलेक्शन अगले नवंबर में, ये नोट कर लीजिएगा, चला देना है आपने ये अपने उस वक्त जब ये हारते हैं। तो रिजीम चेंज तो उधर हो रही है। ईरान में तो सिस्टम उसी तरह कायम है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं हम सर आंखों पर कबूल करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमने रिजीम चेंज कर दिया है, 95% हमने उनकी लेकिन डॉक्टर साहब ये रिजीम चेंज वाला ख्वाब जो ट्रंप का था वो पूरा नहीं हुआ, और इस बात को अब बहुत सारे अमेरिकन खुद भी एतराफ करते हैं। इस बात का साथ रहेगा अलामा ताहिर अशरफी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अलामा साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर तेहरान में मौजूद है, बड़ी मुलाकातें हुई, फिर वजीर आजम सऊदी अरब, कतर और आज तुर्की में मौजूद है, और बड़ी खबर अलामा साहब कि आपने हुर्मुज का खुल जाना, क्या कहेंगे? हमारी कोशिशें, हमारी सालसी रंग ले आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। देखिए, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं, और बिलखुसूस फील्ड मार्शल साहब हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब गुज़श्ता 3 दिन से जिस अंदाज से तमाम ईरानी क़यादत के साथ, देखिए एक बहुत अहम चीज थी, वो ये थी कि क्या ईरान की सियासी क़यादत और ईरान की अस्करी क़यादत जो है, जिसे पासदारान कहा जाता है, वो आपस में एक पेज पर हैं इस जंगबंदी के हवाले से। और कोई चीज अगर तय हो जाती है तो क्या दोनों तस्लीम करेंगे? तो जो सबसे बड़ा काम किया है फील्ड मार्शल साहब, वो ये किया कि उन्होंने सियासी क़यादत के साथ भी जाके बात की और उन्होंने अस्करी क़यादत के साथ भी बैठ के बात की, और दोनों का एतमाद हासिल करके फिर इस मामले को आगे बढ़ाया। और कल रात जब लेबनान में जंगबंदी हो गई थी तो ये आसार मुकम्मल तौर पर वाजे हो गए थे, ये चीज वाजे हो गई थी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तकिल जंगबंदी की तरफ और किसी मुआहदे की तरफ आगे बढ़ने के लिए कोई रुकावट दरमियान में नहीं है।
फिर रात अमेरिकी सदर ने जो कुछ चीजें कही, तो उसके बाद तो अब कोई चीज ऐसी बाकी रह नहीं गई थी मासवाए इसके कि अपना हुर्मुज़ के खुलने के, और वो भी ईरान ने अब खोल दिया है। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने जो कोशिशें जंग के आगाज में शुरू की थी, और दो बड़ी कामयाबियां अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को दी हैं, एक उम्मत मुस्लिमा की वहदत और इत्तेहाद, और दूसरा ये ईरान अमेरिका जंग बंदी। ये दोनों चीजें पाकिस्तान के हिस्से में अल्लाह ताला ने डाली हैं, और हमारी क़यादत वजीर आजम साहब, फील्ड मार्शल साहब, वजीर खारजा साहब, उन्होंने इस पर जितनी मेहनत की है, और जो ब्रदर इस्लामी अरब ममालिक ने हमारे साथ इस पे ताउन किया, ईरान ने ताउन किया, अमेरिका ने ताउन किया, ये अलामा साहब बड़ी अहम बात है कि उन्होंने हमारी बात को सुना, उसका रिगार्ड किया, और नो डाउट वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह ताला ने इज्जत देनी हो तो वो अल्लाह ताला उसे इज्जत बख्शता है। वातु इज्जु मंतशा वातु जिल्लु मंतशा। आर्मी हमारे जो फील्ड मार्शल हैं, हमारे जो वजीर आज़म, उन्हें वो जिंदा मिसालें इन चीज़ों की। साथ रहिएगा आप। अहमद सईद मिन्हाज साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद साहब, आपने हुर्मुज़ का खुल जाना, फिर अमरीकी मीडिया का ये रिपोर्ट करना कि यूरेनियम अफजूदगी का जो मामला है उस पर बैक फुट पे ईरान हो रहा है, सर बहुत बड़ी डेवलपमेंट है ये। जी कोई शक नहीं है, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, और मैं सही मानों में पूरी हमारी कौम इस वक्त मुबारकबाद की मुस्तहिक है। पूरी दुनिया में एक खुशी की लहर है, बिल्कुल वैसी जैसे अगर ये जो लास्ट सैटरडे नाइट को पूरा दुनिया जो है उस वक्त पाकिस्तान के इस्लामाबाद के ऊपर जो है वो फोकस किए हुए थे और हमारी टॉक्स को जो कवर कर रहे थे। इसी तरीके से हमारे फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब और प्राइम मिनिस्टर साहब की फोटोग्राफ्स और उनके जो ट्रैवल हैं, जितने वो बातचीत कर रहे हैं, उसके साथ पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त एक ही खबर को कवर कर रहा है कि पाकिस्तान की सालिसी की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह अपना हुर्मुज़ खुली, और अपना हुर्मुज़ का खुलना मैं समझता हूँ जो एक रिसेशन आने जा रही थी, जिसकी वजह से खुदा न खास्ता थर्ड वर्ल्ड वॉर की जो है मिलिट्री एनालिस्ट बात कर रहे थे, उन तमाम चीजों से एकदम से पीछे गए। और रिसेशन जो 100 साल के बाद रिपीट होती है दुनिया में, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कोविड के दौरान, और अब दोबारा से कहा कि शायद 6 साल के बाद ये दोबारा अब इसके खतरात लाक हो गए, तो सिर्फ और सिर्फ सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान की मिलिट्री और सियासी क़यादत ने जैसे इसको हैंडल किया है, और जैसे दोनों फ्रीकैन ने पाकिस्तान पे एतमाद रखते हुए जिस तरह सीक्रेसी के साथ, जिस तरह इज्जत के साथ, दोनों के लिए फेस सेविंग का एनवायरनमेंट क्रिएट करते हुए, दोनों के लिए विन विन सिचुएशन, दोनों के लिए डोमेस्टिक ऑडियंस की सेंसिटिविटीज को भी सामने रखते हुए इस तरह की बातचीत करना कि दोनों को एक टेबल पे बिठा देना, जो कि 49 साल से एक दूसरे की शक्लें देखने की जो है वो रवादार नहीं थे। ये तमाम चीजें कैसे हुई? बेसिकली मिलिट्री डिप्लोमेसी और जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है ये उसकी वजह से हुई है। जैसे मैं पहले कहता हूँ कि ऑपरेशन बुनियाद मरसूस पर जैसे हमने अपने से 4 गुना ज्यादा बड़े दुश्मन को 4 घंटे में, बल्कि उससे भी कम 2 घंटे तकरीबन में हमने उनको घुटने पहने मजबूर किया, उनको एज अ केस स्टडी के तौर पर वॉर कॉलेजेस और उसमें पढ़ाया जा रहा है। इसी तरीके से ये जो मिलिट्री और जो पॉलिटिकल डिप्लोमेसी, इनका यकजा होके इस रियलिस्ट पैराडाइम में एग्जिस्टिंग वर्ल्ड के अंदर जो फॉरेन पॉलिसी को किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाता है या सॉलिसी की जाती है, जितने आपके डिप्लोमेटिक ट्रेनिंग्स के स्कूल दुनिया में उसमें से केस स्टडी के तौर पर पढ़ाया जाएगा। एक न्यू नॉर्मल जो हमने मिलिटरीली ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद क्रिएट किया था, जनरेट किया था, बिल्कुल एक न्यू नॉर्मल हमने डिप्लोमेसी के अंदर भी अल्लाह ने हमारी जो है हक में एक हमें कामयाबी हमारे हक में लिखी है। और वो मैं पहले भी कहता हूँ कि ज्योग्राफिया आपस में बात नहीं करता, ज्योग्राफिया नहीं लड़ता, लीडर्स लड़ते हैं, लीडर्स बात करते हैं। तो सही मानों में अल्लाह ने हमें ऐसा कोई कम्बिनेशन लीडरशिप का दिया इस वक्त कि जिसने पाकिस्तान के झंडे को मजीद बुलंद किया है। पूरे पाकिस्तानियों को, हमारे रिश्तेदार हैं, आपके भी रिश्तेदार होंगे, सुनने वालों के भी जो इस पर डायस्पोरा दीगर ममालिक में, वो सब फोन के ऊपर यही कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों को जहां जहां पे देखा जाता है और पाकिस्तान का नाम आता है तो हमें वो जो है रश की निगाहों से देखते हैं। हमारे बारे में इतनी पॉजिटिविटी, हमारे पासपोर्ट की इतनी इज्जत बढ़ गई है कि जिसके पास हमारा पासपोर्ट है, जो पाकिस्तानी हमारा पासपोर्ट रखता है, वो वही को कहते हैं ना कि सर फखर से उसका बुलंद है और वो दिखाता है कि मैं पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर हूँ। डॉक्टर साहब आपकी तरफ आती हूँ। कल डोनाल्ड ट्रंप ने एक बात की थी और उन्होंने कहा कि जो नुकसान हुआ है ईरान का, अरब ममालिक उसको कंपनसेट करेंगे। अरब ममालिक में तो वैसे ही बड़ा नुकसान हो गया क्योंकि जो मिलिट्री फुटप्रिंट्स थे गल्फ में उनको निशाना बनाया गया ईरान की जानिब से। सो डू यू रियली थिंक कि अरब ममालिक इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए तैयार होंगे? क्योंकि एक शर्त, डॉक्टर साहब एक शर्त, एक और चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि एक शर्त जो है वो ईरान की तरफ से ये भी रखी गई थी।
देखिए कंपनसेशन की तो बात की है, उन्होंने कहा कि तकरीबन 270 अरब डॉलर हमारे जो है वो नुकसान हुआ है ईरानियंस का, और इसको अमेरिकन को पूरा करना चाहिए। प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि जो है वो जो वो मशरक़ी वस्ता के ममालिक है वो करेंगे। ये तो खैर उनके प्रेसिडेंट ट्रंप से आप किसी भी किस्म की स्टेटमेंट जो है वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो जो दिल में होता बोल देते हैं, बाद में डिप्लोमेटिक कोर उनके डैमेज कंट्रोल करती रहती है। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट मेरे ख्याल में कुछ न कुछ लाजमी जो है वो इनको कंपनसेशन अदा की जाएगी, चाहे वो अमेरिकन की जानिब से हो, चाहे दीगर लाइक माइंडेड स्टेट्स की जानिब से हो, चाहे वो मशरक़ी वस्ता के ममालिक की जानिब से हो। कि मशरक़ी वस्ता के ममालिक का जो नुकसान हुआ है वो सिर्फ उन बेसिस पे हुआ है जहाँ पे अमेरिकन मौजूद थे, बाकी उस तरह से नहीं है। तो लिहाजा ये हो सकता है कि डील अगर होती है तो उसके अंदर ये एलिमेंट बिल्कुल हो सकता है, लेकिन कितना होगा? 270 बिलियन डॉलर्स उनको देंगे? 270 नहीं हो तो हो सकता है 200 दे दें, 100 दे दें। लेकिन अब तमाम नेगोशिएशंस ये जो ड्राफ्टिंग की जा रही है इसका मसवदे की जो पीस एग्रीमेंट का है, जिसमें पाकिस्तान जो है उसमें कलीदी किरदार अदा कर रहा है, दोनों अफ्रीकैन भी उसमें उनके टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठे हुए हैं। तो जब उस पर दोनों अफ्रीकैन बैठेंगे तो कुछ प्रो को करेंगे, कुछ लेंगे कुछ देंगे, क्योंकि सालिसी के अंदर ये जरूर होता है। लेकिन अपने पब्लिक जो डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए इस तरह की सख्त शराइत जो है वो लाजमी सामने रखी जाती हैं। दोनों ममालिक जो है मैं समझता हूँ कि उनको ये तासुर देने की हमें जरूरत नहीं है, ना आपको, ना हमें एनालिस्ट को, ना दुनिया को, कि कौन जीता कौन हारा। ये अमन की जीत है, ये ईरान की भी जीत है, ये अमेरिकन की भी जीत है। पर जिसको भी है ओवरऑल दुनिया में अमन राइज होने जा रहा है, दुनिया में रिसेशन को अवॉइड कर दिया गया है, दुनिया में सिविलाइजेशन को खत्म करने की जो थ्रेट या न्यूक्लियर जो ब्रिंक्समैनशिप की जो कॉल हुई थी उसको हमने एड्रेस कर लिया है। जितनी तारीफ की जाए हमारी डिप्लोमेसी कम है। और मैं आखिर में ये जरूर कहूंगा कि जो कोई भी बड़ा एक टाइटल हो सकता है पीस के हिसाब से रिकग्निशन के लिए, वो हमारे फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब और हमारी पॉलिटिकल क़यादत उसको सही मानों में अब डिजर्व भी करती है। और इंटरनेशनली आप देखेंगे कि इसको यूनाइटेड नेशंस लेवल के ऊपर भी और जो दीगर ममालिक जो इसका पार में है, मेरे ख्याल में कोई ना कोई इनको जो है वो जाती तौर पे भी रिवॉर्ड किया जाएगा। और पाकिस्तान के लिए तो बिल्कुल अहमद साहब वो डिजर्व भी करते हैं, और पूरी दुनिया अब इस चीज की गवाही दे रही है कि हमारे फील्ड मार्शल ने जो काम किया, हमारे वजीर आजम ने जो ये काम किया, कोई कर ही नहीं सका। डॉक्टर साहब मैं यही आपसे कमेंट लेना चाहूंगी। डॉक्टर जमील खान साहब मुझे बताएगा कि इस तमाम तर मामले में हमें रशिया भी खामोश ज्यादा नजर आया और चाइना भी हमें खामोश नजर आया। लेकिन रशिया का खामोश रहना या पसे पर्दा मदद करना, रशिया खामोश तो नहीं रहा। रशिया ने ये बात अब मंजर आम पर है कि वो मदद करता रहा है, और वो मदद करता रहा है सैटेलाइट के जरिए, वो मदद करता रहा है कुछ हिस्से पुर्जे, कुछ उनके रडार्स के जरिए। लेकिन चाइना वो जितने भी उनके मिसाइल्स वगैरह हैं वो गो के ज्यादातर इंडिजिनस उन्होंने अपना शुरू कर दिया ईरान में। और खासतौर पर जून की लड़ाई के बाद उन्होंने 24 घंटे से 24/7 के बुनियाद पर अपनी फैक्ट्रियों को जारी रखा, और उसमें जो छोटे मोटे कंपोनेंट्स थे वो उनको मिलते रहे, खरीदते रहे वो, और चाइना उसमें मददगार साबित रहा। चाइना का जो 700 किलोमीटर आसमान पर जो सैटेलाइट है और वो और मदार में, और नीचे जो 700 मील पर मदार में है, इन दोनों की हम आहंगी से आप किसी डिफेंस एनालिस्ट से पूछेंगे तो और ज्यादा बेहतर तरीके से समझा देगा। तो जो चुन चुन के निशाने ईरान ने लगाई हैं इसमें इजराइल के तमाम शहरों पर, उसमें जाहिर है चाइना और इनकी। लेकिन अब आ जाते हैं इस बात कि हाँ मैदान में क्यों नहीं कूदे। चाइना और रशिया का मैदान में कूदने का मतलब है जंग अजीम तीसरी, और जंग अजीम तीसरी का कोई भी दुनिया में मुतामल नहीं हो सकता था। वो उस तरफ जा सकती थी बात, जिस अंदाज में भी जा सकती थी, तो ना चाइना चाहता था और ना वो। और चाइना के अपने एक 2030 तक अपने उसके एक अहदाफ है, एक अज़ाइम है, वो चाहता है कि इसी अंदाज में आहिस्ता आहिस्ता करके 2030 तक अपने अहदाफ हासिल कर ले। अब मेरा मानना यह है कि ये जो पैराडाइम चेंज हुआ है, इस जंग ने बहुत सारी चीजें बहुत सारे मुल्कों को सिखा दिया कि अंडर एस्टिमेट नहीं किया जाना चाहिए। वो समझते थे कि ईरान 47 सालों से जो है वो तबाह बर्बाद हो गया है, उसमें कहाँ इतनी कुव्वत होगी कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के सामने, इजराइल के सामने, वो ढेर ना हो जाए 5, 8, 10 दिन में, 15 दिन में। ये तो ईरान खड़ा हो गया, पता नहीं कितने महीने और अपने पैरों पर खड़ा रहता, और ईरान ने एक रिजल्ट दिखलाया। तो दुनिया ने इससे काफी सबक सीखा है, इस खित्ते ने काफी सबक सीखा है। और आप देखेंगे कि आने वाले अयाम में, आने वाले सालों में, आने वाले दिहाइयों में
और वो जो सफर था ग्लोबल नॉर्थ से ग्लोबल साउथ का, जिसको कि 20 से 25 साल लगने थे, अब वो 10 साल के अंदर सफर तय हो जाएगा। और वो सफर तय तेजी से हो जाएगा। चाइना को इससे ज्यादा और क्या चाहिए? चाइना को ताइवान के हवाले से सबकत मिल जाएगी, यूक्रेन के हवाले से रशिया को मिल जाएगी, और इससे पूरे खिते में जो ग्लोबल साउथ है उसका ज्यादा, पाकिस्तान तो ग्लोबल साउथ का हिस्सा है ना, एससीओ का हिस्सा है, ईसीओ का हिस्सा है। पाकिस्तान अब उसमें बड़ा मजबूत मुल्क उभर के निकला है, और पाकिस्तान ने दुनिया के दर्द का, माशी दर्द का मदावा किया है इस वक्त। और इसीलिए जो ब्रिगेडियर अहमद साहब सही कह रहे थे कि उसमें जो, क्योंकि उन्होंने मदावा किया है, लिहाजा अब दौरे हाजिर का ये सबसे बड़ा मसला था जो कि आउट ऑफ प्रोपोर्शन चला जा रहा था, और इसीलिए ये विन विन पोजीशन बन गई है। और हमें कोई एतराज नहीं अगर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 90% तबाह कर दिया। हम तो देखिए ना, एक दफा फिर से ये पैगाम गया कि हम तो खित्ते में अमन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि खित्ता बल्कि पूरी दुनिया सुकून के साथ अपनी अपनी जिंदगियां गुजारे। क्या रखा है जंगों में? अब जंगों में क्या रखा है, इससे मुझे याद आता है कि हमारी तो मईशत, हमारी भी मईशत डगमगाई, बाकी दुनिया की मईशतें भी डगमगाई। माहिर मुआशरत आबिद सुलैरी साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, आपने हुर्मुज का खुलना, फिर जहाज़ों की लाइव ट्रैकिंग हमने अपने नाज़रीन को दिखाई, ये एक बड़ा पॉजिटिव जो है वो इकदाम है, क्योंकि हमें याद है कि ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे थे, इन्फ्लेशन डबल रेट पे जा रही थी, और कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में मजीद महंगाई होगी, दुनिया में मजीद चीज़ें हमें महंगी नजर आएंगी। सर क्या कहेंगे? पहले तो क्रेडिट जो है वो पाकिस्तान की सियासी और अस्करी जो क़यादत है उसको जाता है। पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने और फील्ड मार्शल साहब ने अपने जो दौरे किए मुख्तलिफ मशरक़ी वस्ता के ममालिक के, और वहाँ पे जाके जिस तरीके से उन चीज़ों को डायल्यूट किया और मैटिएट किया, ये उसके बगैर इतनी बड़ी पेशरफ जो है मुमकिन नहीं थी। और ये इन्हीं जो ट्रिप्स थे, डिप्लोमेटिक ट्रिप्स, उसके बाद ही कल की जो लेट नाइट स्टेटमेंट थी प्रेसिडेंट ट्रंप की, जिसमें उनका कहना था कि ईरान के साथ मामला जो है वो काफी हद तक तय हो गए हैं और शायद वीकेंड पे उनके साथ बैठा जा सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो उसी तसलसल है, उसी पेशरफ का। लिबनान और इसराइल के दरमियान 10 दिन के लिए सीज फायर होना, आज अपना हुकूमत का खुलना, और अभी तक जो पाकिस्तान ने सीज फायर मेडिएट किया था ईरान और यूएस इसराइल के दरमियान, उसका बहाल रहना, ये यकीनन इसमें वारिंग पार्टी जो है उनको पाकिस्तान काफी हद तक मेडिएट करने में कामयाब रहा। इसका फौरी तौर पर तो पॉजिटिव इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो नजर नहीं आएंगे, क्योंकि रिफाइनरी का अगर आप देखें तो उनको मुकम्मल बहाल होते हुए बिल्कुल, और इंटरनेशनल मार्केट्स भी आबिद साहब बड़ी स्टेबल अब होना शुरू हो गई हैं, क्योंकि हमारे पास वो रेट्स आ रहे हैं ऑयल के और बाकी चीज़ों के। तो अच्छी बात है कि एक स्टेबिलिटी की तरफ जो है वो शिफ्ट होना शुरू हो गए। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसा कि आबिद सुलैरी भी यही कहते हैं कि क्रेडिट तो पहले हमारी मिलिट्री डिप्लोमेसी को जाता है, पॉलिटिकल डिप्लोमेसी को जाता है। वज़ीर आज़म भी मौजूद हैं, वो भी दौरा कर रहे हैं, आज टर्की में मौजूद हैं, और इसके अलावा फील्ड मार्शल जो हैं वो तेहरान में मौजूद है। आबिद लतीफ़ साहब क्या कमेंट करेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया जी मुझे लाइन लेने के लिए। जी बिल्कुल, आबिद सुलैरी साहब के तो हम जी कमेंट सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, बहुत एप्ट होते हैं, बहुत टू द पॉइंट होते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी कि डेफिनेटली ये क्रेडिट तो हमारी लीडरशिप को जाता है, और ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है जी, क्योंकि सबसे इसमें जो मुश्किल मैं समझता हूँ कि अगर कोई चीज थी इन सारे प्रपोजल्स और काउंटर प्रपोजल्स के अंदर, तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का था, क्योंकि जिस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट अब कन्वर्ट होके उस जियोग्राफिकल एंटिटी के ऊपर आ गया था, जिसको कोई भी जिससे स्टेप बैक करने को तैयार नहीं था, तो आई थिंक उसका हल होना, इस तरीके से हल होना, और मैं समझता हूँ जी ये बहुत इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। ये इसमें जितना भी हम अप्रिशिएट करें अपनी कन्वेंशनल डिप्लोमेसी को, जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिसको लीड किया, और मिलिट्री लीडरशिप डिप्लोमेसी को जिसको जनरल आसन ने, CBS जो है उन्होंने लीड किया, आई थिंक वो कम है। और ये इस पूरे रीजन के लिए बहुत खुशाइन है, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए बहुत खुशाइन है, क्योंकि ये आप देखें जो स्टेट्स जो हैं, जो पूरा ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है, वो रिसेशन की तरफ जा रहा था। हर जगह पे जो था एक इकोनॉमिक क्रंच डेवलप हो रहा था, एक स्कैर्सिटी डेवलप हो रही थी, एग्रीकल्चर इफेक्ट हो रही थी, कॉमर्स इफेक्ट हो रहा था, इंडस्ट्री इफेक्ट हो रही थी। तो आई थिंक ये चीज, और प्लस उससे ज्यादा जो जियोपॉलिटिकल अपहीवल था,
वो जनरेट हो रहा था यहाँ से, जिसमें एक ऑलरेडी वॉलेटाइल रीजन के अंदर जो है एक वॉलेटिलिटी में इजाफा हो रहा था, कम्प्लेक्सिटी में इजाफा हो रहा था। तो ये बहुत अच्छी बात है जी। और सून अब लगता ये है कि इंशाल्लाह जो इसका कल्मिनेटिंग इफेक्ट है, क्योंकि सीज फायर से लेके फिर फॉर्मुलेशन ऑफ एन एग्रीमेंट एंड देन उसके ऊपर जो अमल दरामद है वो सून उसके लिए इस्लामाबाद में जो है जी ये दोबारा से ये शुरू होगा। और ये प्रोसेस जो हर्डल्स हैं, ऑलमोस्ट ऑल द हर्डल्स हैव बीन एड्रेस। जो न्यूक्लियर वाला इशू है वो भी कोई बहुत मुश्किल नहीं है। अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ का मसला हल हो सकता है तो न्यूक्लियर वाला तो वो वाला भी हो सकता है। उस पर आबिद लतीफ साहब, उस पर अमरीकी मीडिया ये कह रहा है कि ईरान अपने अफजूदा यूरेनियम के जखीरे से दस्तबरदार होगा। ये अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। डॉक्टर जमील खान साहब, आपकी तरफ आती हूँ। सदर ट्रंप की पर्सनैलिटी बहुत शेकी है, अनप्रेडिक्टेबल है। अभी कुछ कहते हैं, कुछ लम्हों के बाद कुछ और कह देते हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने अमेरिकन में भी उनकी रिप्यूट जो है उसको काफ़ी डैमेज हुआ है, क्योंकि लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे उनसे, जिन्होंने उनको वोट दिया या जो लोग उनको लेकर आए। आपको क्या लगता है कि अभी जो आगे इलेक्शन आने वाले मिड टर्म के, उसमें क्या पोजीशन रहेगी? जी ठीक है, डॉक्टर जमील खान से भी राबता बहाल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। आबिद लतीफ साहब मेरे साथ मौजूद है। जी डॉक्टर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं और प्लीज जरा जी बताएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी जिस तरीके से रेटिंग में तनाजुली हुई है, वो 33% पे जिस तरह आ गई है, वो बड़ी तेजी से तनाजुली हो रही थी। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखें जिस अंदाज में वो अपनी सियासत चलाते हैं, तो इस फैसले के बाद उसमें रेटिंग दोबारा उनकी बढ़ने में मैं समझता हूं मददगार और मावनगार साबित होंगे ये फैसले। डोनाल्ड ट्रंप को इसी चीज का तो प्रेशर था रेटिंग का, यानी सियासी कास्ट उनकी बढ़ती जा रही थी। माशी कास्ट तो थी ही थी, माशी कास्ट कनेक्टेड है सियासी कास्ट से, और सियासी कास्ट में एक और कास्ट उसमें शामिल थी कि उनके अपने कांग्रेस मेंबर्स कहना शुरू हो गए थे कि क्या ये अमेरिकन गवर्नमेंट यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की गवर्नमेंट, क्या वो अमेरिकन पॉलिसी लेके चल रही है या इजरायली पॉलिसी लेके चल रही है? क्या ये अमेरिका फर्स्ट है या इजराइल फर्स्ट है? ये काफी वहां नारे लगना शुरू हो गए थे, जिसकी बुनियाद पर उनकी सियासी साख गिरती जा रही थी मुसलसल। तो वो जिस अंदाज जी ठीक है डॉक्टर साहब, आपका कमेंट आ गया। और ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है जिससे मुतालिक समा ने अपने नाज़रीन को अपडेट रखा। और ये वो तमाम डेवलपमेंट एक दफ़ा फिर से आपको बताते हैं कि ईरान का आबना हुर्मुज़ खोलने का बाकायदा ऐलान सामने आया, और लबनान में जंगबंदी के बाद आबना हुर्मुज़ खोल रहे हैं। अब्बास इराक़ची ने ये ट्वीट किया। ट्वीट भी आप देख सकते हैं, अब से कुछ देर पहले का ये ट्वीट है। आज के दिन की बहुत बड़ी डेवलपमेंट हमें उससे रिगार्डिंग अब ये अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट हम आपको दिखाते हैं, जिसपे उन्होंने बाकायदा तौर पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। और उन्होंने कहा कि ईरान ने जो इकदाम किया है उस पर मैं बाकायदा तौर पर शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि इकदाम ईरान की जानिब से बहुत अच्छा है, अमन की तरफ एक कदम है। और ट्रंप का अपने हुर्मुज़ खोलने पर ईरान से बाकायदा तौर पर इजहार तशक्कुर। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स का इस्तेमाल किया अमरीकी सदर ने, और उन्होंने बाकायदा तौर पर ईरान को लिखा कि शुक्रिया ईरान। अमरीकी सदर का ये सोशल मीडिया पर पैगाम इस वक्त हम आपको दिखा भी रहे हैं। तो ये दो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और इसके अलावा जो आबना हुर्मुज़ है, जिसके बारे में ये बात की जा रही थी कि ये ईरान के पास एक गोल्डन कार्ड है, और ईरान इस जंग में, जो कि अमेरिका और ईरान की जंग थी, उसमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। और उस चीज़ को रजामंदी के साथ आज ईरान ने खोल भी दिया है। ट्रंप का अपने हुर्मुज़ खोलने पर ईरान से इजहार तशक्कुर, शुक्रिया ईरान। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर यह पैगाम। तो अपने हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली और आमदोरफ्त के लिए तैयार है। सदर ट्रंप ने अपने ट्वीट में ऐसा लिखा है। और ईरान के हवाले से नाकाबंदी बदस्तूर बरकरार रहेगी। सदर ट्रंप का ऐसा भी लिखना है, मुआहिदा मुकम्मल तौर पर पाए तकमील तक पहुंचने तक नाकाबंदी रहेगी। ये अमल बहुत तेजी से मुकम्मल हो जाना चाहिए। ज्यादातर नुकात पहले ही तय हो चुके हैं। इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर कमर चीमा साहब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया। बहुत बड़ी दो डेवलपमेंट, एक तो ये कि आपने हुर्मुज़ का खुल जाना, फिर अमरीकी सदर का उस पर शुक्रिया भी अदा कर देना, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। देखें, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान की कॉन्टीन्यूसली मिलिट्री डिप्लोमेसी जो है वो काम कर रही है। आपको पता है कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो ईरान में थे, टॉप लीडरशिप से मिले, और कल जो है वो सीज फायर भी अनाउंस हो गया था।
लेबनान और इजराइल के दरमियान भी मैं समझता हूँ वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान आपको पता है इस वक्त जो डील ऑफ द सेंचुरी है वो करवाने जा रहा है, और अभी तक की जो इतलात हैं उसके मुताबिक तो देखें अमेरिका जो है वो चाहता है कि ये चीज़ें इमीडिएटली सॉल्व हों, ईरानियंस भी चाहते हैं सॉल्व हों, और ये सिर्फ इसलिए हुआ है कि पाकिस्तान ने इंतहाई ऑनेस्टी और डेडिकेशन, कमिटमेंट एंड क्लैरिटी और सिंसेरिटी से जो है ये निगोशिएशंस करवा रहा है। पहले हम मीडिएशन करवा रहे थे, अब हम निगोशिएशंस करवा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो अभी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मुज खुल गई है, ये उनकी बहुत बड़ी डिमांड थी। आपको पता है कि वो समझते थे कि ये जब से ये जंग शुरू हुई तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो है वो बंद हो गई थी, तो सारे अमेरिका के वेस्टर्न जो इत्तेहादी थे वो भी परेशान थे, दुनिया में महंगाई भी बढ़ गई थी, इन्फ्लेशन का बहुत ज्यादा इशू था। और अभी आप देखें कि तेल की कीमतें भी बहुत तेजी से नीचे जाएंगी, तेल की सप्लाई चेन भी जो है वो बहाल होगी, और मैं समझता हूँ कि ये जितनी भी इस वक्त मिडल ईस्ट के अंदर ओपनिंग्स हो रही हैं ये क्रेडिट पाकिस्तान को जाता है, ये कोई और मुल्क नहीं करवा सका। और दूसरी बात इसमें ये भी है कि अभी जब तक ये डील नहीं होती तब तक तो जारी बात है बैकग्राउंड पे काफी काम हो रहा है। इवन के इस हद तक पता चला है कि अमेरिकन जो हैं वो रेडी हैं कि वो $20 अरब जो है वो ईरान को देंगे अगर एनरिच यूरेनियम जो है वो हवाले कर दिया जाता है या इस हवाले से कोई डील होती है। तो मैं समझता हूँ ईरान की इकोनॉमी बहुत बेहतर होने जा रही है, ईरान ओपन अप होता है, ईरान का जो तेल है वो पाकिस्तान के लिए खुलता है, ईरान की मार्केट पाकिस्तान के लिए खुलती है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ही बड़ा एक सिग्निफिकेंट जो सिचुएशन जो है वो हमारे लिए बेहतर हो रही है। मैं समझता हूँ कि इस पे पाकिस्तान को की जो लीडरशिप है उसको जितनी दाद दी जाए वो कम है। मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं पे अब जो लीडरशिप है सारी दुनिया की वो इस बात को देख रही है कि बहुत जल्द ये सिग्नेचर जो है ये भी हो जाएंगे। तो लेकिन फिलहाल मार्केट्स बेहतर हैं, सेंटीमेंट्स अच्छे हैं, इकोनॉमी बेहतर हो गई है, उम्मीद बन गई है, और सीज फायर अभी इंटैक्ट है। तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छी आउटलुक है इस वक्त तक ग्लोबल एग्जैक्टली डॉक्टर कमर चीमा साहब, और यही चीज फील्ड मार्शल भी चाह रहे थे, वजीर आजम भी चाहते थे, बहैसियत कौम, बहैसियत पाकिस्तानी, मुझ समेत हर पाकिस्तानी यही चाहता था, क्योंकि जंगों से कभी भी मुल्क संवरते नहीं है, बल्कि जो वो तबाही की दास्तानें छोड़ते हैं वो नस्ल दर नस्ल चलती रहती हैं। डॉक्टर खाकान नजीब मुझे ज्वाइन कर चुके हैं, माहिर मुआशरात है। डॉक्टर खाकान साहब बेहद शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। अब चूंकि आपने हुर्मुज खोलने की बात हो रही थी तो ईरान ने एक बड़ा ऐलान कर दिया, आपने हुर्मुज खोल दिया। अब वो चीज जिसको हम देख रहे थे कि मईशत डगमगा रही है, महंगाई बढ़ रही है, ऑल तो हम भी इससे इफेक्ट हो रहे थे, सर क्या कमेंट करेंगे? देखिए, जो इस वक्त पिछले 1-1.25 माह में हुआ है, द वर्ल्ड हैज गॉन थ्रू वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्लोबल ऑयल प्राइस एंड सप्लाई शॉक सिंस 1973। इससे दुनिया की जो मईशतें हैं, सारी मईशतें जो हैं, और दुनिया के जो 8 अरब लोग हैं, उस जंग का जो जिसे कहते हैं रिपरकशंस हैं वो सब ने फील किए हैं। मतलब ये इतना डीप इम्पैक्ट था कि दुनिया भर में जो महंगाई है वो आई है, तेल की कीमत, ट्रांसपोर्ट, उसके सेकेंडरी इफेक्ट्स फूड पे। सो इट वाज अ वेरी वेरी अनकंफर्टेबल सिचुएशन फॉर द होल वर्ल्ड। ग्लोबल ग्रोथ के जो फिगर 2026 के आए वो ग्लोबली शेव ऑफ हुए। कहाँ 3.2% हम ग्लोबल ग्रोथ समझ रहे थे, वो 3 के अंदर अब दिखाई देना शुरू हुई। इन्फ्लेशन के नंबर्स बढ़ते हुए दिखाई दिए। पाकिस्तान में भी आप ये देखिए कि जो CPI और SPI, ये 2 इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं। SPI हर हफ्ते आता है, वो कहीं 5% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा था, अब पिछले 2 हफ्ते से 12% ईयर ऑन ईयर बढ़ रहा है। तो हमारे सारे लोगों ने बहुत फील किया है उस जिसे कहते हैं जर्क को, उस शॉक को जो लगा है। अब बिकॉज 20% तेल वहां से गुजरता है, 20% LNG वहां से गुजरती है। जहां तक आप ये देखेंगी कि कतर में 2 से 3 टर्मिनल्स डिस्टर्ब हुए और वो अगले 2 से 3 साल नहीं आएंगे। मैं इस वक्त जब कीमत देख रहा हूं तो दुबई प्लैट्स जो है वो $104 पे है, और जो ब्रेंट और जो WTI क्रूड है वो $80 और $85 के दरमियान ट्रेड कर रहा है। ये भी याद रखिए कि अभी 2-3 माह लगेंगे इन चीजों को नॉर्मलाइज होते। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंटिन्यूअसली नॉर्मल ट्रैफिक में भी आ जाती है, इसलिए कि लोग समझते नहीं है, जब वहां से जहाज चलता है तो उसको ईस्ट एशिया पहुंचते हुए 1 माह लगता है। तो पिछले 1 माह के अगर सारे जहाज नहीं निकले हैं तो जो
जिसे कहेंगे डिसरप्शन है सप्लाई की, उसको पूरे होते हुए वक्त लगेंगे। बट दिस इज अ स्टोरी विच वी हैव प्रोबेबली, जिसका जो वर्स्ट है वी हैव पास थ्रू। और चूंकि सीज फायर के बहुत सी जिसे कहते हैं नुकात, न्यूक्लियर पे अभी बात हो सकती है कि वो उसको कैसे 5 साल करना है, 10 साल करना है, यूरेनियम का क्या होना है, बट लार्जली लेबनान की सीज फायर तक ये होल्ड करेगा। बट अभी भी वी हैव टू कीप मूविंग इन द स्मॉल स्टेप्स, बिकॉज दुनिया की 8 अरब लोग इसके मुतहम्मिल नहीं हो सकते जिसमें से इस चीज से हम गुजरे हैं। अब पाकिस्तान के लिए अगेन मैं हमेशा कहता हूं कि पहला स्ट्रक्चरल चेंज मैंने पिछले 20 साल में देखा है, वो हमारी इमेज का है। हमारा इमेज फ्रॉम फ्रंट लाइन स्टेट इन्वॉल्व्ड इन स्कर्मिशेस और उस तरह से चेंज होकर अब एक मिडिल सॉफ्ट पावर का सामने आया है। ये एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट है पाकिस्तान में, और मैं बहुत बात करता हूं कि स्ट्रक्चर्स तब्दील करने की जरूरत है। सो आई एम हैप्पी टू से कि पाकिस्तान ने एक एटलीस्ट अपना स्ट्रक्चरल शिफ्ट किया है, और पाकिस्तान, द होल ऑफ पाकिस्तान डिजर्व्स क्रेडिट, क्योंकि एज ए नेशन पाकिस्तान का जो वक़ार है वो बिल्कुल तब्दील हो गया है। 10 मई 2025 को भी तब्दील हुआ था, पर इस दफा जो तब्दीली है वो जिसे कहेंगे देरपा है, पर इसका फायदा या इसका इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को इसमें टर्न करना, दैट इज अ वेरी वेरी डिफरेंट थिंग। मैं नहीं चाहता कि हम ये सारी गुफ्तगू करके लोगों की एक्सपेक्टेशन रेज कर दें और ये ना कहें कि महबूबुल हक ने, मैं एक अखबार पढ़ रहा था डॉन, 1985 1 जनवरी को एक बयान उनका फ्रंट पेज पे छपा, वो मिनिस्टर फॉर प्लानिंग थे, कि जो लोड शेडिंग है वो 1 साल में खत्म हो जाएगी। आज 2026 में भी मुल्क 2 से 8 घंटे की लोड शेडिंग से गुजर रहा है। सो जब तक हम इस सारी चीज को टर्न अराउंड करें अपनी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी में, तो हमें अपने घर की जो चीजें हैं जिसमें बहुत बिगाड़ है, चाहे वो एनर्जी सेक्टर बिल्कुल हो, डॉक्टर साहब, उसको दुरुस्त करने की बड़ी जरूरत है। कुछ इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि ये जो ट्रेड एक शिफ्ट हो जाएगी, चूंकि जाहिर सी बात है ट्रस्ट भी शिफ्ट हुआ, गल्फ कंट्रीज का बड़ा ट्रस्ट था अमेरिका पर, और फिर जो वहां पर हाल हुआ तो सवाल यही उठा कि जब हमें आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते तो आपके यहाँ पे मिलिट्री बेसिस होने का क्या फायदा। अब एक ट्रेड शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए नई राहें खुलेंगी, लेकिन फायदा तो हम तभी उठाएंगे ना जब हमारी पॉलिसीज बेहतर होंगी, जब हमारी मईशत अच्छी राह पर गामजन होगी। पहले हम सुनते थे कि मईशत जो है वो आईसीयू में जा रही है और उसको भी निकाला गया वहाँ से, लेकिन आईएमएफ की छतरी तले अभी भी हम सांस ले रहे हैं, हमें इस बात को याद रखना है। तो वो जो पॉलिसी अच्छी बनाने की बात हो रही है, डॉक्टर साहब जरा इस पर रोशनी डालिएगा कि वो पॉलिसी कैसे अच्छी होगी। फिर कोई भी मुल्क जो आईएमएफ के पास जाता है, आईएमएफ इज द डॉक्टर ऑफ द आईसीयू। इसका मतलब ये है कि 24 बार 78 साल हिस्ट्री में पाकिस्तान आईएमएफ के पास गया है। नाउ दैट कैन नेवर बी अ गुड स्टोरी। मैं मिसाल दिया करता हूं कि मेरे वालिद साहब 94 इयर्स उन्होंने जिंदगी काटी, और 94 में से जिंदगी में एक दफा आईसीयू के डॉक्टर के पास उनको जाना पड़ा, वो भी एक फॉल हो गई थी। सो पाकिस्तान में अगर अब आपने पॉलिसी साजी को ठीक करना है और अगर सुखम निकालने हैं, तो आपको बहुत जिसे कहेंगे प्रोफेशनलाइज करना पड़ेगा एनर्जी सेक्टर को, नंबर 1, बिकॉज एनर्जी सेक्टर महवर है उन चीजों को जो आप दुनिया को बेचना चाहते हैं। पाकिस्तान हब है इस वक्त सेंट्रल एशिया, ईरान, चाइना और मिडिल ईस्ट का। इसमें मुझे कोई दो आरा नहीं है। हम अगर ईस्टवर्ड इंडिया को छोड़ भी दें फॉर द टाइम बीइंग, तो हम इतनी बात करते हैं जी इंडिया से ट्रेड करें। मैं कहता हूं पहले वेस्टवर्ड चाइना, कार कंट्रीज, ईरान और मिडिल ईस्ट के सप्लायर तो बने, अगर इनको पूरा कर लें तो फिर इंडिया से भी बात कर लेंगे, जहां हमारे पास और छोटे छोटे डॉक्टर साहब छोटे छोटे स्टेप बहुत मैटर करते हैं और वही फिर आपको एक बड़ी मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। साथ ही रहेगा सीनियर एंकर पर्सन अफसार आलम साहब भी मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। अफसार साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। अफसार साहब, 2 बहुत बड़ी डेवलपमेंट, एक तो ईरान ने बाकायदा ऐलान किया आपने हुर्मुज को खोलने का, और फिर उस पर अमेरिकी सदर ने शुक्रिया भी अदा किया। जी बिल्कुल, बड़ी अहम डेवलपमेंट है। ये सिर्फ 2 डेवलपमेंट्स नहीं है, जो लेबनान में जंग बंदी हुई है वो भी बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और फिर चौथी डेवलपमेंट ये है कि जो उन्होंने ऑफर किया है अमेरिका ने कि हम $20 अरब इनरिच्ड यूरेनियम के लिए कैश ईरान को दे सकते हैं। और 5वीं चीज ये है कि तेल की कीमतें क्रैश कर गई हैं, नीचे आ गई हैं। और ये पिछले एक दिन 24 घंटों में, 30 घंटों में ये सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। और आपको पता है कि पिछले कल से परसों से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तेहरान के दौरे पे हैं और वहाँ पे ये सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। और तकरीबन 95% जो डील के मामलात हैं
दोनों ममालिक के दरमियान वो तय हो रहे हैं और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मीडिएशन के जरिए हो रहे हैं। तो इससे ज्यादा सबूत पाकिस्तान की कामयाब सफारतकारी का मेरा ख्याल कुछ हो नहीं सकता कि इन तमाम जगहों पे जो मैंने 5 चीजें आपको गिनाई हैं, और तेल सस्ता होगा पूरी दुनिया के लिए आसानी है, जंग बंद होगी तो पूरी दुनिया के लिए आसानी है, और फिर लेबनान में बहुत लोगों को दुख था, पाकिस्तान के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को, वहाँ जितना जुल्म हो रहा था वहाँ जंग बंदी हुई है, और अब इंशाल्लाह ये ईरान का भी मामला जो है वो सेटल हो जाएंगे। बिल्कुल। जो कहा है वो उन्होंने ईरान का नाम नहीं लिया, उन्होंने थैंक यू कहा है, तो मैं तो समझता हूँ कि उन्होंने थैंक यू आसिम मुनीर ही कहा होगा, क्योंकि वही है वहाँ पे इस वक्त जो सारा कुछ कर रहे हैं। ईरान लिखा उन्होंने अपने ट्वीट में, शुक्रिया, थैंक यू ईरान। मैंने भी देखा, हमने वो ट्वीट चलाया अफसार साहब। अच्छा ठीक है, चले ईरान का भी शुक्रिया। और हाँ, और आसिम मुनीर हमारे जो फील्ड मार्शल है उनका तो शुक्रिया बद, क्योंकि अफसार साहब हमें याद है कि वो जो रात थी जब ये कहा जा रहा था कि अमेरिकन वक्त के मुताबिक सुबह 8 बजे कुछ बड़ा होने जा रहा है, तो उस पूरी रात में हमें भी नींदें नहीं आई थी, और फिर ऑल ऑफ सडन वजीर आजम का ट्वीट आता है और फिर मसालहत की तरफ मामला चले जाते हैं। तो नो डाउट क्रेडिट तो वजीर आजम पाकिस्तान को, फील्ड मार्शल पाकिस्तान को देना बनता है, पूरी दुनिया अब दे भी रही है। अब जो सेकेंड राउंड की बात हो रही थी, इस्लामाबाद में एक और टेबल टॉक की बात हो रही थी, अब उसके जो मेन 2 पॉइंट्स थे, एक तो आपने हुर्मुज का खुल जाना, फिर यूरेनियम अफजूदगी का आपने जिक्र किया, जिसके बदले में अमरीकी मीडिया रिपोर्ट करता है कि वाशिंगटन $20 अरब के मुंजमद ईरानी असासे बहाल कर देगा। तो पीछे रह क्या गया है? अब आई थिंक चीजें बहुत क्लियर हो गई हैं। पीछे रह क्या है? ट्रस्ट दोनों ममालिक के दरमियान और फ्यूचर। आप मुझे सुन रही हैं? जी। और फ्यूचर का जो है, फ्यूचर में जंग दोबारा ना हो, क्योंकि इसमें देखें जो स्पॉइलर है ना वो इसराइल है, और उसका ख्याल रखना बहुत जरूरी है कि वो कुछ और काम ना करना शुरू कर दे। और अभी तक पाकिस्तान ने जितनी कामयाब सफारतकारी की और अपने दुरुस्त निशानदेही की है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार, इन तीनों लोगों ने दिन रात एक किया है, इसमें कोई शक नहीं है। तो उसकी वजह से ये मुमकिन हुआ है कि इसराइल पहली दफा शायद पूरी तारीख जो है इसराइल जब से वजूद में आया है कि अमेरिका कोई मिडिल ईस्ट के बारे में काम कर रहा है, बातचीत कर रहा है, और इसराइल उसमें से आउट है। और ये पाकिस्तान की सफारतकारी की वजह से, पाकिस्तान के मिडिल पावर होने की वजह से, पाकिस्तान की जो इज्जत बढ़ी है इंडिया के साथ मई 2025 की जंग जीतने के बाद, उसकी वजह से है। तो मेरे तो ख्याल में ये चीजें बड़ी अहम है, और इसका आने वाले दिनों में जो ट्रस्ट डेफिसिट की जिसकी मैंने बात की है कि फ्यूचर में कोई मसला ना हो, उस पे काम हो रहा है। और उसमें जो ईरान और सऊदी अरब के वज़राए खारजा के दरमियान जो कल राब्ता हुआ है, वो भी इत्तेफाक से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर वहीं पे मौजूद थे और शहबाज शरीफ सऊदी अरब में मौजूद थे। तो इसलिए पाकिस्तान ये कर रहा है कोशिश कि जो पोस्ट वॉर सिनेरियो है मिडिल ईस्ट का, उसमें ईरान और सऊदी अरब वो एक दूसरे के इत्तेहादी हों, ना कि एक दूसरे के साथ उनकी कोई कशमकश हो, जिससे पूरी इस्लामी दुनिया कशमकश में आ जाती है। तभी इसराइल के फ्यूचर के जो वार हैं, वार मैं उर्दू वाला वार कह रहा हूँ और इंग्लिश वाली वार भी, तभी उसको रोका जा सकता है इसराइल के, अगर मिडिल ईस्ट के कम अज कम मिडिल ईस्ट के मुसलमान मुत्तहिद रहें। सही, ठीक। अच्छा, अब सर साहब एक और चीज़ है, मिडिल ईस्ट की अगर बात की जाए स्पेशली, तो मिडिल ईस्ट की अटेंशन, ट्रस्ट, और इसके अलावा जो एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें कि एक टाइम पे हम देख रहे थे कि अमेरिकी सदर आते सऊदी अरब और बड़ी इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, और एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट अमेरिका की गल्फ में भी थी, वो चीज़ें भी आपको लगता है कि शिफ्ट हुई हैं अब? देखिए, शिफ्ट हुई नहीं है, होंगी। मैं उस दिन देख रहा था, हांगकांग और सिंगापुर हॉट डेस्टिनेशन हैं, सारा पैसा वहां जाना शुरू हो गया क्योंकि उनके पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके पास गवर्नेंस बेहतर है। हम अपनी गवर्नेंस बेहतर कर लें तो अभी जो वजीर दाखिला साहब ने फरमाया है कुछ बिजनेसमैन को कोट करके कि $100 बिलियन तो पिछले शायद 2 साल में या पता नहीं कितने सालों में बाहर किया है, वही वापस आ जाए, आधा ही वापस आ जाए। $50 बिलियन तो बहुत होता है, लेकिन वो कहाँ आए? उसके लिए अपॉर्चुनिटीज तो पाकिस्तान ने क्रिएट करनी है ना। तो इसके अलावा फॉरेन इन्वेस्टमेंट आना चाह रही है, गवर्नेंस तो हमने खुद बेहतर करनी है ना। कराची शहर का जो हाल है वो हमने बेहतर करना है ताकि वहाँ फॉरेनर्स आके प्रॉपर्टी खरीदें या रहें। तो वहाँ अगर मोबाइल फोन ही सड़कों पर छीन के ले जा रहा है तो कैसे फॉरेनर्स वहाँ पे आएंगे? इसी तरह गवादर है, उस पर इतना अच्छा बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, सी पोर्ट बन गया है, वहाँ पे सिक्योरिटी इंश्योर हो, वहाँ पे कुछ पॉलिसीज हमारी ऐसी हों, कोई इकोनॉमिक जोन लोग वहाँ पे आए, हम उस सी पोर्ट को मलेशिया को लिंक करें। तो ये बहुत अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत हैं।
और इन्वेस्टमेंट बाहर निकल भी रही है मिडिल ईस्ट से, लेकिन वो हमारी तरफ नहीं आ रही। मैंने तो ये सुना, बल्कि मैंने ब्रेकिंग न्यूज भी दी थी उस दिन अपने ही टीवी चैनल पे कि ये आप सुना पे कि यहाँ से तो लोग मजीद पैसा हुंडी हवाला के जरिए बाहर भेज रहे हैं, जिसपे FIA को कार्रवाई करनी चाहिए कि अब जो दुबई में प्रॉपर्टी की कीमतें गिरी हैं, पाकिस्तानी वहां जा जाके धड़ाधड़ खरीद रहे हैं, वो जिनके पास नहीं थी पहले, क्योंकि उनका भी शौक पूरा करने का दिल करता है। तो ये हमारे इदारे जब इस तरह के काम नहीं करेंगे तो फिर हम दूसरों को कैसे अट्रैक्ट करें? ये बड़ा एग्जैक्टली हम जब तक वो रोड्स ही नहीं बनाएंगे, वो सहूलियात ही नहीं देंगे, तो बाहर का इन्वेस्टर कैसे अट्रैक्ट होगा और कैसे पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करेगा? अफसार साहब आप साथ रहेगा। अब ये खबर आ रही है कि वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्किया, वजीर आजम की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें हुई हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्की के कतर से भी मुलाकात हुई है। तो आपको अपडेट करें कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की कज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से भी मुलाकातें हुई हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कतर के हम मनसब से गैर रस्मी मुलाकात हुई है। तो वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का दौरा तुर्की, और डेवलपमेंट ये है कि वजीर आजम के अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के मौके पर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। वजीर आजम शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर और अमीर कतर से मुलाकात हुई है। ये इस वक्त आप मनाजिर देख भी सकते हैं, और ये अब से कुछ देर पहले के मनाजिर हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की कज़ाकिस्तान और आज़रबाईजान के सदूर से भी मुलाकातें हुई हैं। ये मुख्तलिफ मुलाकातें हैं वजीर आजम पाकिस्तान की मुख्तलिफ ममालिक के सदूर से, जिससे मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कतर के हम मनसब से भी गैर रस्मी मुलाकात हुई है। और इस वक्त ये जो तस्वीरी मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं, जो इस वक्त विजुअल्स दिखा रहे हैं, वजीर आजम रजब तैयब एर्दोआन के हमरा मौजूद है। बहुत गर्मजोशी से उन्होंने उनका हाथ पकड़ा हुआ है, और ये एक सिफारतकारी, कामयाब सिफारतकारी की मिसालें हैं जो कि पूरी दुनिया अब इसकी मुतरिफ है। आबिद लतीफ़ साहब मुझे ज्वाइन किए हुए हैं, उनसे बात करेंगे। आबिद साहब, पहले तो ज़रा इन मुलाकातों पे हम बात करते हैं, फिर जो डेवलपमेंट्स है उस पर भी देखेंगे। मुझे बताएगा कि वज़ीर आज़म की तुर्की में मौजूदगी और बड़ी बड़ी मुलाकातें। जी बहुत शुक्रिया जी मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट थी, बड़ी सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। और जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब की मुलाकात कतर में भी हुई, जहाँ उनका बहुत जबरदस्त इस्तकबाल भी हुआ, और फिर बहुत सारे अमूर पे बात भी हुई, और फिर तुर्किया में भी। तो आई थिंक जी ये पाकिस्तान ने जो अपना जो डिप्लोमेटिक ड्राइव है उसके थ्रू न सिर्फ ये कि एक बहुत बड़ा दुनिया का जो मसला था उसको, और जो ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो कि डिकेड से था उसको एक हल की तरफ ले गया है, बल्कि पूरे रीजन के अंदर स्टेबिलिटी और एक तरह से जो एक अमन और एक इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट करने के सारे मौके भी पैदा कर दिए। अभी जैसे आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे जी, तो अब डेफिनेटली नेक्स्ट फोकस तो जो है वो इकोनॉमी ही होना चाहिए, क्योंकि जो आपकी जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इकोनॉमी है, और उसके लिए जरूरी है कि आपकी जो कंट्री की इंडस्ट्रियल बेस है वो फंक्शन करे। ये 21st सेंचुरी है, इसमें आप खाली एग्रीकल्चर पे या बाकी चीजों पे नहीं कर सकते। इसके साथ साथ अब ज़ाहिर इम्पोर्टेंस मिनरल्स की और AI की और इन चीजों की भी बढ़ रही है। तो पूरा एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, जैसे 5 years प्लान पहले आते थे, उनको मॉडर्न एस्पायरेशन से आई थिंक हमआहंग होके तो फिर आई थिंक हम एक उस जर्नी की तरफ चल सकते हैं जिसकी अब बहुत जरूरत है, ताकि हम अपनी जो एक कम्प्रीहेंसिव सेंस ऑफ सिक्योरिटी है उसको अचीव कर सकें। सही, ठीक। अच्छा आबिद साहब, एक चीज़ और भी इसमें काबिल गौर है कि हमने देखा कि एक काफ़ी अरसे तक ईरान और अमेरिका टेबल पे नहीं आए, और उन्होंने किसी भी तरह के नेगोशिएशंस पर जो है वो रजामंद नहीं हुए। इस पर मैं आपका कमेंट लूँगी। अभी एक बड़ी खबर आ रही है कि अमेरिकी सदर ने इसराइल को लबनान पर बमबारी से रोक